अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग आमा में 5 वक्ता नमाजों के लिए आला सतह जायजा इजलास तलब किया, जिसमें चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, याकुतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, कानूनी मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नदीम अहमद, डायरेक्टर बराए महकमे अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम और डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने दोनों मसाजिद के मुतालिक मालूमात हासिल की, जिस पर आला ओहदेदारों ने कहा कि मक्का मस्जिद में तामीराती काम जारी है, जिसको जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरकजी हुकूमत के अनलॉक 4 के क़वानीन के मुताबिक दोनों मसाजिद में 50 नमाजियों की इजाजत दी गई है, जिस पर 5 सितंबर बरोज हफ्ते से अमल आवारी होगी, क्योंकि मसाजिद में सफाई के काम के अलावा सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है। वज़ीर दाखिला ने आवाम से दरख्वास्त की है कि नमाज को आने से कबल अपने घरों से बावजू आएं, साथ में जानमाज भी साथ लाएं। नमाजों के दौरान मास्क का इस्तेमाल करते हुए समाजी फासला बरकरार रखें। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा जी संतोष कुमार की निगरानी में सब इंस्पेक्टर मधु ने एक इत्तला पर टप्पा चबूतरा के इलाके विराट नगर में एक घर पर धावा करके वहां से 2 लाख रुपए के गुटखा, जर्दा और खैनी को जब्त कर लिया और वहां से 48 साला प्रदीप गोयल उर्फ साई राम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने फेसबुक की जानिब से उनके तमाम अकाउंट्स बंद कर देने पर रद्दअमल जाहिर किया है और फेसबुक इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो उनकी जानिब से 2018 में शुरू किए गए पेज को बहाल करे। वाज़ेह है कि फेसबुक ने इसके प्लेटफॉर्म से नफरत अंगेज तकारीर के पैगामात पोस्ट करने पर तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के फेसबुक पर पाबंदी आयद कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट को फेसबुक के एक तर्जुमान ने बताया कि हमने राजा सिंह को फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। हम इन लोगों पर पाबंदी आयद करते हैं जो तशद्दुद को फरोग देते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से नफरत को आम करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा MRO के हमरा गोलकुंडा मंडल के 275 शादी मुबारक के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। ये प्रोग्राम गोलकुंडा रोज फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान और लंगर हाउस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीर जमा सिद्दीकी, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान और पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकार पवन कल्याण के 3 मद्दाह उस वक्त बरक़ी शौक से फौत हो गए जब वो अपने पसंदीदा अदाकार की सालगिरह का बैनर लगाने के लिए लोहे की रेलिंग नस्ब कर रहे थे कि उसमें बरक़ी दौड़ गई। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ के शांतिपुरम में ये वाकया पेश आया। पवन कल्याण की 4 मई को 49वीं सालगिरह थी। मरने वालों की 30 साला सोमा शेखर, 32 साला राजेंद्र और 28 साला अरुणाचलम की हैसियत से शनाख्त की गई। पवन कल्याण ने इस हादसे पर गहरे रंज गम का इजहार किया और पार्टी अरकान को गमज़दा खानदानों के फीकस 2 लाख रुपए के साथ माली मदद की हिदायत दी। आलमी यौम असातिज़ा के मौके पर हर साल दिया जाने वाला कौमी अवार्ड इस बार कोविड-19 की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जुमेरात के रोज यहां ट्वीट करके ये इतला दी। वज़ीर तालीम ने आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक़िद होने वाली तकरीब और अवार्ड तक़सीम के सिलसिले में उन्हें भी मदऊ किया। वज़ीर मौसूफ ने ट्वीट करके कहा कि आज मैंने इज्जतमाब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात की और उन्हें 5 सितंबर 2020 को यौम असातिज़ा के मौके पर होने वाले वर्चुअल इवेंट और नेशनल टीचर अवार्ड के लिए मदऊ किया। वाज़ेह कि यौम असातिज़ा का एहतमाम हर साल साबिक़ सदर जमहूरिया राधा कृष्णन की सालगिरह के मौके पर किया जाता है और केंद्रीय स्कूल के नवोदया स्कूल और दीगर स्कूलों के असातिज़ा को कौमी अवार्ड देने के लिए हुकूमत एक तकरीब का एहतमाम करती है।
India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. हुकूमत ने जहां फैसला किया है कि मुल्क में मेट्रो खिदमात शुरू की जाएंगी, वहीं मरकजी वजारत ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में मेट्रो खिदमात अक्टूबर से पहले शुरू नहीं की जा सकती। हुकूमत ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र को छोड़कर 7 दिसंबर से मरहलावार मुल्क के दूसरे शहरों में मेट्रो खिदमात का आगाज किया जाएगा, लेकिन 12 सितंबर से तमाम रास्तों में ये सर्विस शुरू होंगी। ये इतला मरकजी शहरी तरक्याती वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो ऑपरेशनों से मुत्तल्लिक खुसूसी ऑपरेटिंग कवायद जारी करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस उसूल के तहत दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोची, बेंगलुरु, मुंबई, लाइन 1, जयपुर, हैदराबाद, महामत्रो, नागपुर, कोलकाता, गुजरात और यूपी मेट्रो लखनऊ ने अपने खुसूसी ऑपरेटिंग कवायद तैयार किए हैं, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत ने मेट्रो सर्विस शुरू न करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश करते हुए अपनी कारों के काफिले से आगे एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता फराहम किया। तफसीलात के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद व साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी की तकरीब में शिरकत के बाद अपने क़यामगाह जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में जख्मी एक नौजवान को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। इस एम्बुलेंस को देखते हुए जगन मोहन रेड्डी ने अपने एहलकारों को फौरी तौर पर हिदायत दी कि इस एम्बुलेंस गाड़ी को सड़क से गुजरने के लिए रास्ता फराहम किया जाए। उनकी हिदायत पर अमल करते हुए एहलकारों ने इस एम्बुलेंस को रास्ता फराहम कर दिया। ये नौजवान, जिसकी शनाख्त शेखर के तौर पर की गई है, अपनी बाइक पर जा रहा था कि वो सड़क हादसे का शिकार हो गया। इसको इलाज के लिए विजयवाड़ा के ईएसआई अस्पताल बाजरिया एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश इंचार्ज संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी हुकूमत पर एक बार फिर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को कत्ल जुर्म नहीं, दलितों का कत्ल या उन पर मुजालिम करना जुर्म नहीं, बल्कि योगी हुकूमत नस्ल परस्त है या नहीं, इस पर आदाद व शुमार इकट्ठा करना और लोगों की राय जानना एक जुर्म है। राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक सर्वे के आदाद व शुमार मीडिया के सामने रखे। दरअसल उन्होंने ये जानने के लिए एक सर्वे कराया कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत नस्ल परस्त है या नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि अवाम की राय जानने से पहले, यानी रिजल्ट सामने आने से पहले ही हुकूमत ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी राज में दलितों पर, ब्राह्मणों पर लगातार जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। ये बात सिर्फ मैं या आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, बल्कि आपके खुद के रुकन असम्बली देवमणि द्विवेदी जी ने इल्जाम आयद किया है कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान के टीचर सुहास लम्हे का जुमेरात के रोज मुंबई में इंतकाल हो गया। वो तवील मुद्दत से दिल के आरिजा में मुब्तला थे और उन्हें इलाज के लिए सैफी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। सुहास लम्हे मशहूर लसानी दानिश्वर थे और उन्होंने आमिर खान को मराठी जुबान का दर्स दिया था। सुहास लम्हे के इंतकाल की खबर मौसूल होने के साथ ही तुर्की में नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में मसरूफ आमिर खान ने जज्बाती ट्वीट किया। आमिर खान ने ट्वीट में लिखा, जैसे ही मुझे आपके इंतकाल की खबर मौसूल हुई, मैं अंदर तक लरस गया, क्योंकि आप मेरे बेस्ट टीचर थे। आपके साथ गुजारे हुए 4 साल मेरे लिए बेशकीमती हैं। आमिर खान ने मजीद लिखा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि अब आप हमारे दरमियान नहीं रहे। आपके साथ गुजारा हर लम्हा मेरे लिए खास है। आपके सोचने का अंदाज और नई चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी आपकी शख्सियत को दूसरों से बिल्कुल अलहदा करती थी। आपने मुझे सिर्फ मराठी जुबान ही नहीं सिखाई, बल्कि दूसरी चीजें भी सिखाई हैं जो अब भी मेरे काम आती है। वाज़ेह के सुहास लम्हे मराठी और संस्कृत जुबान के आलिम थे और ऑनलाइन मराठी जुबान की क्लास भी चलाते थे।
आमिर खान के ट्वीट से वाज़ेह हो रहा है कि उन्होंने सुहास लम्हे से मराठी जुबान सीखने के लिए 4 साल तक खुसूसी क्लास ली थी। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। तजुर्बेकार बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार के एक और छोटे भाई एहसान खान देर रात गए मुंबई के लीलावती अस्पताल में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाइस फौत हो गए। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। उन्होंने मीडिया को बताया कि 90 साला एहसान खान का कोरोना का इलाज चल रहा था और वो पहले से ही आरिजा दिल, हाइपरटेंशन और अल्जाइमर जैसे मर्ज में मुब्तला थे। ख्याल रहे कि इससे कबल दिलीप कुमार के एक और छोटे भाई असलम खान का भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से इंतकाल हो गया था। 88 साला असलम खान को भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। दोनों भाई एहसान खान और असलम खान में 15 अगस्त को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी और तभी उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। असलम खान का 21 अगस्त को इंतकाल हो गया था। एहसान खान और असलम खान को कोरोना से मुतासिर होने के बाद जब 15 अगस्त की रात अस्पताल में दाखिल कराया गया था तो दोनों भाइयों की ऑक्सीजन की सतह काफी कम थी। वाज़ेह है कि दिलीप कुमार 97 साल के हो चुके हैं और उनकी बीवी सायरा बानू उनकी देखभाल करती हैं और वो सोशल मीडिया पर फाल रहती हैं और मदाहों को पोस्ट करके उनके सेहत से मुतालिक मालूमात देती रहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जाती वेबसाइट और ऐप ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिए जाने से खलबली मच गई। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्विटर ने इस हैकिंग की तस्दीक की। ट्विटर ने कहा है कि खाते को महफूज बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल वज़ीर-ए-आज़म के ट्विटर अकाउंट को रिकवर कर लिया गया है और हैकर्स 9 जो ट्वीट किए थे उन्हें भी डिलीट कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जाती वेबसाइट narendramodi.in का ट्विटर अकाउंट बुध की रात के आखिरी पहर में हैक कर लिया गया। हैकर ने इस ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना रिलीफ फंड के लिए डोनेशन अब बिटकॉइन के जरिए भी लिया जाने लगा है। हैकर ने ट्वीट के साथ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हासिल करने का डिजिटल पता भी शेयर किया। हैकर ने अपना नाम जॉन विक बताया। हैकर ने ट्वीट में लिखा, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना के लिए पीएम रिलीफ फंड में डोनेशन दें। डोनेशन अब आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के जरिए भी दे सकते हैं। अपने एक और ट्वीट में हैकर ने लिखा, हाँ ये अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है, हमने कोई पेटीमॉल हैक नहीं किया। ट्विटर की तरफ से अब ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए हैं। वहीं ट्विटर ने कहा है कि उसे इस वाक़े की मालूमात थी और अकाउंट की हिफाजत के तमाम जरूरी इक़दाम उठाए गए हैं। कंपनी के तर्जुमान ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही और फिलहाल वो ये कहने की हालत में नहीं है कि आया कुछ और खातों को निशाना बनाया गया है या नहीं। गौरतलब है कि इससे कबल जुलाई में मुतअद्दिद नुमाया शख्सियात के अकाउंट्स हैक किए गए थे। हाल ही में चीन के 106 ऐप्स पर पाबंदी लगाने के बाद मरकजी हुकूमत ने एक और अहम फैसला लिया है। पबजी समेत 118 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत के फैसले के बाद गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से पबजी ऐप्स हटा दिया गया है। पबजी के साथ बाइडो, गेम कार्ड और वी चार्ट रेटिंग, साइबर हंटर जैसे मुख्तलिफ ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। पबजी गेम तकरीबन 70 करोड़ अफराद ने डाउनलोड किया था। नौजवान और बच्चे पबजी गेम की लत का शिकार हो चुके हैं और काफी अरसे से पबजी गेम पर इम्तना का मुतालबा किया जा रहा था। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी के पेश नजर टिकटॉक समेत 106 चीन के ऐप्स पर हाल ही में इम्तना आयद किया गया था।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज एक वीडियो पैगाम जारी करके मोदी हुकूमत पर नोटबंदी का फैसला करके मुल्क की मईशत को तबाह करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का हिंदुस्तान के आवाम को कोई फायदा नहीं मिला और मोदी के कैशलेस इंडिया का नुकसान किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को हुआ जो कैश के बगैर नहीं रह सकते। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की मईशत पर मबनी अपने वीडियो पैगाम में इस बात पर जोर दिया कि नोटबंदी दरअसल मुल्क की गैर मुनज़्ज़म मईशत पर हमला है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों पर हमला था। साल 2016 में 8 नवंबर को रात के 8 बजे वज़ीर-ए-आज़म ने नोटबंदी का फैसला लिया। 500 और 1000 रुपए का नोट रद्द कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले पर कई सवाल उठाए और कहा, आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली तो पहला सवाल काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब आवाम को नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था आपकी जेब में से, आपके घरों में से निकाल कर उसका इस्तेमाल हुकूमत ने उन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया, मगर वो सिर्फ एक हदफ था। दूसरा हदफ भी था जो छुपा हुआ था, जमीन साफ करने का। राहुल गांधी ने गैर मुनज़्ज़म शोबे में नकदी के इस्तेमाल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, जो हमारा गैर मुनज़्ज़म शोबा है वो नकद पर चलता है। छोटा दुकानदार हो, मजदूर हो, किसान हो, वो नकदी से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा हदफ जो जमीन साफ करने का हदफ था वो था गैर मुनज़्ज़म शोबे में से नकद रकम को निकालना। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा वो कैशलेस यानी नकद रकम से पाक हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो गैर मुनज़्ज़म मईशत तो खत्म हो जाएगी। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया के एक हिस्से ने पहले रिया चक्रवर्ती को कातिल कहने पर आमदा था, लेकिन जब सीबीआई को अदाकारा के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो वो अब मुंबई पुलिस के खिलाफ जहर उगल रहा है। मुंबई पुलिस के खिलाफ इस मीडिया ट्रायल पर महाराष्ट्र पुलिस के 8 साबिक अफसरान नाराज हैं और उन्होंने उसे प्रोपेगेंडा करार देते हुए बम्बई हाई कोर्ट से रुजू किया है। मुंबई पुलिस के इन साबिक पुलिस अफसरान की जानिब से अदालत आलिया में अर्जी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के खिलाफ बेजा, बदनीयती से पुर और फर्जी मीडिया कैंपेन चलाई जा रही। साबिक डीजीपी पीपीएस पारसिचा के डी शिवानंदन, संजीव दयाल और एससी माथुर के साथ साबिक कमिश्नर एमएन सिंह, डीएन जाधव और केपी रघुवंशी ने यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी से कहा है कि वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, इंटरनेट, टीवी या किसी भी दीगर मीडिया हाउस को ऐसे किसी भी मवाद को शाये या नशर करने के हवाले से रहनुमाना हिदायत जारी करें जिससे मुंबई पुलिस की साख को नुकसान पहुंचे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को मशरक़ी लद्दाख में ताज़ा वाक़यात की इत्तला देने के एक दिन बाद फौज के सरबराह जनरल मुकुंद नरवाने ने आज खुद फौजी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे। मशरक़ी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन के साथ करीब 4 महीने से जारी तालमेल के दौरान पिछले हफ्ते एक बार फिर तनाव बढ़ गया, क्योंकि चीन ने पेगोंग झील के जनूबी किनारे के नजदीक एक बार फिर दोनों फरीकों के इत्तेफाक की खिलाफ वर्जी करते हुए सूरत हाल को बदलने की कोशिश की। हिंदुस्तान फौज ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया और इस इलाके में अपना मौक़िफ़ मजबूत करते हुए स्ट्रैटेजिक अहमियत के ऊंचाई वाले इलाकों पर डेरा डाल दिया। इसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। फौज के जराये के मुताबिक फौज के सरबराह आज सुबह लद्दाख पहुंचे, जहां वो सीनियर अफसरों के साथ फौज के जरिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। जनरल नरवणे ने एक दिन पहले ही एक आला सतह मीटिंग में वजीर दिफा को लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा हालात से मतला कराया था। उन्होंने हालात से निपटने के लिए फौज की तैयारियों और मुस्तकबिल के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया था।
افغان حکومت نے فرانسیسی اور آسٹریلیائی فوجیوں کا قتل کرنے والے 7 طالبانیوں کو چھوڑ کر باقی سبھی طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ بازو خبررساں ایجنسی کے مطابق اطلاع یہ دی گئی ہے کہ افغانستان حکومت نے مزید 8 طالبان قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ واضح ہے کہ افغان حکومت اب تک تقریباً 200 طالبان قیدیوں کو رہا کر چکی ہے اور اب وہ طالبان کے ساتھ امن بحالی کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ادھر طالبان کی طرف سے بھی حکومتی فوج کے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایک دن قبل افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے تحت اپنی عہد بستگیوں کو پورا کیا ہے، جو کہ بین افغان مذاکرات کی راہ ہموار کرتا ہے۔ صدر دفتر کے ذرائع نے بتایا کہ افغانستان حکومت کی ایک تکنیکی ٹیم قطر کی راجدھانی دوحہ پہنچی تھی، جہاں طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ کچھ دنوں کے دوران افغان حکومت نے طالبان کے ذریعے کمانڈروں کو چھوڑنے کے بعد سنگین الزامات والے طالبان قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ ایک سینئر سرکاری عہدیدار نے بتایا، ہم قیدیوں کی تبادلہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جلد از جلد امن بحالی کا عمل شروع کر سکے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کا قضیہ فلسطین سے متعلق اصولی اور مسلمہ موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور دوسرے پڑوسی ملکوں کے درمیان فضائی سروس کے لیے سعودی عرب کی فضا کے استعمال کی اجازت دینا مملکت کے قضیہ فلسطین سے متعلق موقف میں تبدیلی نہیں۔ خیال رہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں کی ہے جب دوسری طرف متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان فضائی سروس کے لیے سعودی عرب کی فضا کو بھی استعمال کیا جا رہا۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان فضائی سروس کے لیے سعودی عرب کے فضائی حدود کے استعمال کی اجازت پر بعض حلقوں کی طرف سے سامنے آنے والی تنقید کو مسترد کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ سعودی عرب خطے میں دیر پا قیام امن کے لیے ہونے والی تمام مساعی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آج بھی عرب امن فارمولے پر قائم ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی سول ایویشن اتھارٹی کے ایک عہدیدار نے کہا تھا کہ ایویشن اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات اور دوسرے ملکوں کے درمیان سول جہازوں کی آمد و رفت کے لیے سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی مکمل اجازت دی ہے۔ سعودی عرب میں آج بروز جمعرات غسل کعبہ انجام دیا گیا اور اس موقع پر کورونا وائرس کے تناظر میں تمام تر احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا گیا۔ رپورٹس کے مطابق خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے بیت اللہ کے غسل کی منظوری دی۔ مکہ مکرمہ کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل شاہ سلمان کی طرف سے غسل کی کارروائی کی نگرانی کی۔ اس حوالے سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد کی جانب سے حرمین شریف اور اس کے زائرین کے لیے خصوصی توجہ اور دیکھ بھال پر دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کیا۔ خانہ کعبہ کو ہر سال آب زمزم میں عرق گلاب ملا کر غسل دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمان ال سعود کے دور سے لے کر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دور تک بیت اللہ کی تطہیر اور اس کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ عموماً سال میں 2 مرتبہ غسل کعبہ انجام دیا جاتا ہے، تاہم گزشتہ برس صرف ایک مرتبہ یعنی 15 محرم 1441 ہجری کو غسل انجام دیا گیا۔ مسجد حرام میں جاری توسیع منصوبوں کے سبب شعبان کے مہینے میں مقررہ دوسرا غسل منسوخ کر دیا گیا تھا۔ غسل کعبہ کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے انجام دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کو بتوں سے پاک کیا اور اس کو غسل دیا۔ بعد ازاں خلفاء راشدین نے بھی اس سنت کو جاری رکھا۔ مملکت سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز ال سعود کے وقت سے یہ معمول ہے کہ سال میں 2 مرتبہ کعبے کا غسل انجام دیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ہجری سال کے پہلے ماہ میں اور دوسری مرتبہ معتمرین کے استقبال کی تیاریوں میں شعبان کے وسط میں ہوتا ہے۔
اس کے مقابل بیت اللہ کے غلاف یعنی کسوہ کی تبدیلی کا عمل سال میں ایک مرتبہ 9 ذی الحجہ کو انجام دیا جاتا ہے۔ معمول یہ ہے کہ سعودی فرما رواں یا ان کی نیابت میں کوئی شخصیت خانہ کعبہ کو اندر سے غسل دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آب زمزم میں عرق گلاب ملا کر تیار کیے گئے محلول میں کپڑے کے ٹکڑوں کو بھگو کر ان سے کعبے کی اندرونی دیواروں اور فرش کو پوچھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔